सीतापुर नाम के गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। बस आलसपन की वजह से अनामिका घर का कोई काम नहीं करती थी। हर काम के लिए वो फरमाइश बस बिस्तर में बैठे बैठे करती थी। शारदा को लगता था आज नहीं तो कल बहू को ये समझ में आएगा। एक दिन सुबह सुबह शारदा जब नींद से उठती है, उसे एहसास होता है कि ये तो ऐसा चलता ही जा रहा है। बहू रानी अनामिका सोफे पे लेटे लेटे टीवी देख रही है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। करीबन 2.5 साल हो गए शादी हुए, अभी भी इसका आलसपन जा नहीं रहा है घर का काम करने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, इसके आलसपन के बारे में बताना ही पड़ेगा। इस तरह भावुक होके सोचने के बाद वो झाड़ू और पोछा दोनों उठाती है और दोनों हाथ में माँ काली की तरह उसे उठाकर वो अपनी बहू के सामने खड़ी हो जाती है। क्या कहती हो बहू रानी, तुम बोलोगी हाँ या मैं बोलूंगी ना? भद्रकाली के रूप में शारदा को देखकर बहू रानी अनामिका बहुत डर जाती है। हाँ बोलूंगी सासू माँ। ऐसा कहकर झाड़ू लेके सासू माँ के हाथ से वो भाग के बाहर चली जाती है। फिर पूरा घर साफ करती है और पानी छिड़क के रंगोली भी बनाती है। अरे ये क्या हो गया था सासू माँ को? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ऐसा कहकर मेरे पीछे ही पड़ गई थी। उसके बाद हाँ कहने के अलावा मेरा कोई चारा ही नहीं था। ऐसा सोचने के दौरान बहू रानी अपने घर के मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाने लगती है और शारदा को देखकर सोचती है कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। अरे हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ये इतना कारगर था। इसे कहने पे तो बहू काम ही करने लगी। अब से मैं यही बोलूंगी। ऐसा सोचकर शारदा अंदर चली जाती है। 2 घंटे के बाद शारदा जब बैठकर टीवी देख रही थी, अनामिका डरते डरते वहाँ धीरे धीरे आती है और मनी मन सोचने लगती है। आज सासू माँ तो पूरे जोश में दिख रही है। अगर किट्टी कहूँ तो वो मुझे उठाकर आज खिड़की से बाहर फेंक देंगी। कुछ कहने गई तो कहीं अपने हाथ में जो है वो उठा के ना कहे हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। क्या करूँ? जो होगा देखा जाएगा। अब मैं आंखें बंद करती हूँ और जल्दी से जो मन में आता कह देती हूँ। ऐसा सोचकर सासू माँ के पास आती है अनामिका। सासू माँ, बहुत दिनों के बाद सारे दोस्त किट्टी पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो सासू माँ मैं भी जाना चाहती हूँ। देखो बहू रानी, कोई खिड़की पार्टी कोई दरवाजा पार्टी नहीं चलेगा। मुंह बंद रखो और जाके अंदर में रसम और उत्तपम बनाओ। बहुत दिन नहीं खाई हूँ मैं। अभी नहीं सासू माँ। हाँ, कोई बात नहीं चलेगा। एक और शब्द नहीं कहोगी बहू रानी, आप जान लो। छोड़िए सासू माँ, मैं कुछ भी कहूँगी तो हाथों में सामान उठा के अब कहने लगेंगी हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। ऐसा कहेंगी पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप बिल्कुल बदल गई है, क्या जरूरत? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। अब से जो कहेंगी वही करूंगी मैं। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है किचन में। वहाँ उसे कुछ काम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो सब्जियां काटने के टेबल पे ही सो जाती है। 1 घंटा हो जाने के बाद जब बहू रानी अनामिका किचन से बाहर नहीं आती है तो शारदा को थोड़ा संदेह होता है। वो सोफे से उठ के धीरे धीरे किचन में जाती है और देखती है कि अनामिका टेबल के ऊपर सो रही है। लगता है हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ये डोज इसके लिए काफी नहीं था, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा एक हाथ में बड़ा सा कलछुल और दूसरे हाथ में बिजली का तार लेके अनामिका के पास जाती है और झटके लगाती है। झटके से अनामिका उठ के बैठ जाती है। अनामिका देखती है कि सासू माँ के एक हाथ में एक बड़ा सा कलछुल है और दूसरे हाथ में बिजली का तार। हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। हाय भगवान सासू माँ, आपको क्या हो गया आज? सुबह से आप जैसे भद्रकाली बनी हुई है, आप ऐसे क्यों लग रही है सासू माँ? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, इससे बहू को जगा रही हूँ मैं। अरे नहीं सासू माँ, ये गाना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। आपको ये गाना नहीं सुनना चाहिए था। आपने क्या ये गाना नहीं देखा? गाना बाद में देखूंगी, खाना बनाने को कहा तो तुम जाके सो गई। ये सुन के अनामिका डर जाती है। अरे मैं सो नहीं रही थी सासू माँ, योगा कर रही थी, सेहत के लिए अच्छा है। योगा कैसे करते हैं मुझे पता है। मतलब वैसा नहीं है सासू माँ। अगर आदि नहीं तो समर सिंह रेड्डी, जो भी हो बहू रानी, तुम अपना कान का फूल मेरे सर पे मत लगाओ, मैं तुम्हारी पति नहीं हूँ। हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? बोलो बहू। हाँ
जी सासू माँ, हाँ हाँ, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अब तो तुम्हारे चाल से ही पता चलेगा बहू। ऐसा क्या? तो फिर देखिए मैं कैसे चलती हूँ सासू माँ। अरे वाह बहू, ये तो जबरदस्त था। आपने कहा ना चाल से पता चलेगा, इसीलिए ऐसा था। चलन मतलब पैर से चलने वाला चाल नहीं। जो काम दिया जाता है उसे कैसे करती हो उसे चलन कहते हैं, इस चलने को नहीं। उसको बर्ताव कहते हैं सासू माँ। तो मैंने क्या बोला बहू? आपने कहा चाल और तुमने? बर्ताव बोला है। दोनों ही तो चाल ही है ना। ऐसी बातें सुन के अनामिका चौंक जाती है। सुन लो, अगर तुम जबरदस्ती जोक मारोगी ना तो मैं भी जबरदस्ती मुक्का मारूंगी, समझी? तो तब से अपना तन मन यही रखो और सासू माँ की मदद करो। बहू जैसी हो बहू जैसे रहो, जो कहा याद रखो। ठीक है सासू माँ, और अगर मैं ना कहूँ तो फिर आप कहने लगेंगी हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। शारदा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन से अनामिका उन शब्दों से डरने लगती है और अपना आलस्य छोड़कर एक अच्छे इंसान बनके, गुणवती बनकर घर का कामकाज करने लगती है। बहू में ऐसा परिवर्तन देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। बाद में उन सभी चीजों को धन्यवाद कहती है जिनकी वजह से बहू के अंदर ऐसा परिवर्तन आता है। रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। वो खेतीबाड़ी करके गुजारा करते थे। उनकी बहू अनामिका को वो बहुत पसंद करते थे। रमेश अपने पिताजी को मदद किया करता था। अनामिका बहुत ही बुद्धिमती बहू थी। उनका परिवार बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, अगर मैं इस तरह से खेतीबाड़ी करता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे मन में शांति नहीं है। मैं तीर्थ या मंदिर जाना चाहता हूँ। बस मुझे जाना है, पर उसके लिए कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। हाय रे, किसी तरह हमारा परिवार चल रहा है। ऊपर से इस बार खेतीबाड़ी में अच्छा फायदा भी नहीं हुआ, पूरा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से सारा फसल नष्ट हो गया है। तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी है। अभी जाने की बात करोगे तो कैसे चलेगा? माँ, तुम हमेशा कहती हो कि पैसे ही नहीं है। ठीक है, शाम को पिताजी आएंगे तो उनसे बात करके देखना वो क्या कहते हैं। उस दिन शाम को प्रसाद घर लौट आते हैं। वो बहुत दुखी होकर लौटते हैं। शारदा, शारदा, जरा पानी ले आना। ये लीजिए। वैसे क्या हुआ आपको? इस बार भी हमें बहुत नुकसान हो गया शारदा। फिर से खेती करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने रविंद्र से पैसे के लिए पूछा, रविंद्र ने पैसे नहीं दिया। अब पता नहीं मैं क्या करूँगा। उस जमीन के लिए पहले से ही इतना उधार है हमारे ऊपर। हमने सोचा था अच्छा फसल होगा, पर पता नहीं ईश्वर ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं शारदा, कभी ना कभी हम सफल जरूर होंगे। शारदा प्रसाद जब बातें कर ही रहे थे तभी रमेश वहाँ पे आ जाता है। पिताजी, खाना खाया? आजकल आप घर पे नहीं दिखते, हमेशा जमीन पे ही पड़े रहते हैं। आपको मन नहीं करता कि कभी घर पे भी आ जाए? छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो बेटा। पिताजी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मैं मंदिर जाके जल्दी से लौट आऊंगा। आप पैसे देंगे तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हें नुकसान की वजह से मैं यहाँ पे परेशान हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बचपन में तुम कितनी सहायता क्या करते थे, अब काम करना भी बंद कर दियो हो। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। प्रसाद जब रमेश को डांट रहा था तभी उसकी पत्नी अनामिका वहाँ आती है और आके अपने पति को अंदर ले जाती है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको मंदिर ही जाना है ना? मुझे एक मंदिर के बारे में पता है जो बहुत शक्तिशाली है। चलिए हम चलते हैं वहाँ। चिची, मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो मैं बड़े बड़े मंदिर ही जाऊंगा बस। ठीक है, आपकी मर्जी। आप नहीं जाएंगे तो सासू माँ को ले जाती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका अगले दिन अपनी सासू माँ शारदा को लेकर मंदिर चली जाती है। मंदिर जाके वो अपनी कष्टों की बात ईश्वर से कहते हैं। बाद में जब वो मंदिर से घर की तरफ लौट के आ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक टूटा फूटा बंगलो दिखता है। उस बंगले से बड़ी अजीब और गरीब आवाजें बाहर आ रही थी, लेकिन बंगलों के आसपास सन्नाहट छाई हुई थी। वहां से थोड़ी दूर में एक मशीन थी। उस मशीन में कुछ चिट्ठियां लिखी हुई थी। अनामिका वो गौर करती है। सासू माँ, उस मशीन में कुछ चिट्ठियां लिखी हुई है, आपने गौर किया क्या?
हाँ बेटा, क्या लिखा है, पढ़ के सुना जरा। देख के लग रहा है कि ये नोट छपने की मशीन है सासू माँ, पर बहुत पुरानी मशीन है। ये जादुई मशीन है सासू माँ, इसमें जो भी कुछ हम डालेंगे बदले में उसके पैसे निकलेंगे। अरे अरे अरे, अहो भाग्य, हमें इस मशीन को बड़े सावधानी पूर्वक घर ले जाना होगा। इस मशीन के सहायता से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। सासू माँ, लेकिन हमें नजर रखना होगा कि हमें कोई देख ना ले। अगर लोगों को इस मशीन के बारे में पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। हमें बहुत सावधान रहना होगा। फिर हम एक काम कर सकते हैं, इस मशीन को यहीं छोड़ दो। हर दिन हम यहाँ पर आएंगे और थोड़े थोड़े पैसे बनाकर ले जाएंगे। लेकिन सासू माँ एक चीज, ये मशीन रात को अदृश्य हो जाती है, इसीलिए हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह ही आना होगा और पैसे लेकर जाना होगा, समझे ना? ठीक है बेटा, पर अपने ससुर जी और पति को मत बताना। पहले हमें जितने पैसों की जरूरत है वो लेकर छुपा लेते हैं, फिर हम उसे खर्च करेंगे। ठीक है सासू माँ, हम वही करेंगे। फिर सास और बहू दोनों ने उस मशीन की सहायता से बहुत पैसे कमा लेते हैं। जो भी कुछ वो मशीन में डालते थे वो पैसे बन के निकल आता था। उन पैसों की सहायता से सास बहू अपने सारे कर्ज मिटा देते हैं। देखते ही देखते उस पैसे की मशीन की सहायता से वो करोड़पति बन जाते हैं। प्रसाद रमेश को सास बहू पे थोड़ा संदेह होता है। उन्हें लगता है कि आखिर में इतने पैसे सास बहू को कहां से मिल रहे हैं। तभी एक दिन प्रसाद और रमेश शारदा और अनामिका को घर से बाहर जाते वक्त पीछा करने लगते हैं। जब माया मशीन के पास वो जा रहे थे, ठीक उसी वक्त अनामिका शारदा से पूछती है, कई लोगों को इस मायावी मशीन के बारे में नहीं पता है। अगर पता चला तो ये मशीन अदृश्य हो जाएगी, इसीलिए बिना बताए कर रहे हैं हम। शाबाश अनामिका, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ, तुमने भी हमें ना बता के बहुत अच्छा किया है। वो तो ठीक है, पर यहाँ पे कोई ना आए उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। हम क्यों ना इस बंगलो को ही खरीद ले और पूरे परिवार के साथ यहाँ आ जाए। फिर ये हमारा घर होगा और हम यहाँ पर पैसे भी बना सकते हैं जब चाहे तब। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर चारों उसी बात पे टिक जाते हैं और उस बंगलो को खरीद लेते हैं। बाद में उस मायावी मशीन के सहायता से वो गरीबों को भी बहुत मदद करने लगे। ये सब करके सभी लोग बहुत खुश थे। रमेश और अनामिका विश्व भ्रमण के लिए निकल जाते हैं उन पैसों से और अपने सपनों को सच कर लेते हैं।